नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ। बिहार के एक बेहद चर्चित, बहुत ही क्रूर अपराधी दस्यु सम्राट रामाशीष कोइरी की पूरी कहानी लेकर। मित्रों, रोहतास में अगर कोई एक नाम क्रूरता में सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ तो वह नाम था रामाशीष कोइरी उर्फ दादा का। वो समय बिहार में जातीय आधार पर बने तमाम 10 गिरोहों के आतंक का रहा। पहले रामाशीष बिंद उर्फ रामाशीष कोइरी इन्हीं गिरोहों की मदद व मुखबिरी किया करता था। फिर मित्रों, वर्ष 1978 में इसने मोहन बिंद के गैंग का साथ कर लिया, मोहन बिंद के गैंग को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जून 1985 में जब मोहन बिंद अपने ही एक सहयोगी के द्वारा मारा गया तो इस गिरोह की कमान रामाशीष कोइरी ने संभाली और देखते ही देखते यह आतंक का पर्याय बन गया। कहते हैं कि रामाशीष ने मात्र 2 वर्षों में करीब 500 हत्याएं की। इसके अलावा कई अपहरण, बहुत सारी डकैतियां, इन सब चीजों को भी इसने बखूबी अंजाम दिया। और मित्रों, इसने पुलिस वालों के साथ कई मुठभेड़ भी की, पुलिस के असलहे लूटे एवं कई पुलिस वालों को मौत के घाट भी उतार दिया। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये गिरोह जाति आधारित थे, मतलब एक जाति का समर्थन और अन्य जातियों का विरोध। तो ये रामाशीष कोइरी मुख्य रूप से यादवों का दुश्मन माना जाता था। इसने कई ऐसे नरसंहारों को अंजाम दिया था मित्रों, जिसमें निर्दोष यादवों की बड़ी संख्या में हत्या की गई थी। जबकि मित्रों, जो यादव इन नरसंहारों में मारे गए थे उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती थी इनकी इसके विरोधियों के साथ, और ना ही उनका कोई कभी कसूर रहा। बस इसे तो अपना आतंक और खौफ बढ़ाना था, इसीलिए यह नरसंहार पर नरसंहार करता चला जा रहा था, हत्या पर हत्या करता चला जा रहा था। हालांकि इसके खिलाफ यादव जाति का सरगना रामबचन यादव खुले तौर पर मैदान में था, लेकिन रामबचन का गिरोह और खौफ रामाशीष कोइरी के मुकाबले बहुत कम था मित्रों। इसकी दुश्मनी सीआईडी मिश्रा से भी थी, जो ब्राह्मण जाति के पक्ष से मैदान में था, या यूं कहें कि ब्राह्मण जाति की तरफ से लड़ रहा था। और राजपूत जाति के सरगना धर्मदेव खरवार से भी इसकी दुश्मनी थी। एक समय ऐसा भी था दोस्तों, जब रामाशीष कोइरी की इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, चाहे वो बीड़ी पत्ता का कारोबार हो, चाहे अवैध रूप से लकड़ी की कटाई का मामला हो, या फिर दुर्गावती जलाशय के ठेकों की बात हो। बिना रामाशीष कोइरी के आदेश के कोई कुछ नहीं कर सकता था। हर मामले में रामाशीष कोइरी का एक फिक्स हिस्सा तय होता था और बिना यह हिस्सा पहुंचाए इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, मोहन बिंद के समय से ही इस गैंग को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था पूरी तरीके, और वही संरक्षण जो मोहन बिंद को मिल रहा था, वही संरक्षण रामाशीष कोइरी के साथ भी था। ये एरिया बाबू जगजीवन राम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था। क्योंकि बाबूजी को सभी जातियों का वोट चाहिए था, इसलिए वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसी समस्याओं को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं की है। हाँ, स्थानीय नेता अपनी जाति के आधार पर, अपने बल के आधार पर इन गिरोहों को
संरक्षण जरूर दिया करते थे। और उस समय के एक स्थानीय नेता जनता पार्टी के राम सेवक सिंह का संरक्षण इस रामाशीष कोइरी को पूरी तरीके प्राप्त था। दोस्तों, राम सेवक सिंह ने तो स्पष्ट रूप से यह आरोप भी लगाया था कि रोहतास जिला बोर्ड के अध्यक्ष और इंदिरा बोर्ड के भी अध्यक्ष और जो बाद में विधायक भी बने ऐसे गिरीश मिश्रा सहित कई कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण सीआईडी मिश्रा को भी प्राप्त है। और कहा तो यह भी जाता है मित्रों कि रामाशीष कोइरी उर्फ दादा की हत्या में इसी सीआईडी मिश्रा ने पुलिस की मुखबिरी की थी। कहा जाता है कि जब सीआईडी मिश्रा के घर शादी थी तो गिरीश मिश्रा पूरे दलबल के साथ आशीर्वचन देने पहुंचे थे और भी राजपूत जाति के कई नेता उस शादी में पहुंचे थे, जबकि गिरीश मिश्रा का कहना यह था कि वो सीआईडी मिश्रा को पहचानते तक नहीं है। मित्रों, 8 जुलाई 1987 को रामाशीष कोइरी का खात्मा कर दिया गया और दावा यह किया गया कि नासिरीगंज के मौना गांव से तुर्कबालिया के रास्ते में इसका इनकाउंटर कर दिया गया और इसके साथ बिहार के 3 और बड़े अपराधी त्रिवेणी कहार, गौरी कहार और भोला को भी मार गिराया गया। अब सवाल यह उठा मित्रों कि कैमूर की सुरक्षित पहाड़ियों से रामाशीष कोइरी अपने साथियों के साथ इस मैदानी इलाकों में इतने खतरे में कैसे आया? क्या यह किसी साजिश का शिकार हो गया या फिर इसकी मौत ही इसे यहां खींच लाई? कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने जो मुठभेड़ की कहानी बनाई थी वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी, क्योंकि रामाशीष कोइरी, त्रिवेणी कहार, गौरी कहार और भोला को इन्हीं के लोगों ने मार दिया था और पुलिस ने सिर्फ वाहवाही लूटी थी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह थी कि जिस गैंग के पास एसएलआर राइफलें, 303 राइफलें, माउजर और स्टेन गन सहित आर्मी में उपयोग किए जाने वाले हैंड ग्रेनेड तक मौजूद थे, तो फिर उस गैंग के सरगना का इतनी आसानी से मार दिया जाना किसी को हजम नहीं हो रहा था। सरकार ने इस समय तक रामाशीष कोइरी के जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 50,000 का इनाम रखा था, जो उस समय काफी बड़ी रकम होती थी। तो ऐसा अपराधी, इतना बड़ा अपराधी, इस तरह किसी चोर उचक्के की तरीके कैसे पकड़कर मार दिया गया? दोस्तों, रोहतास को काम्बिंग के दौरान जब 4 जोन्स में बांटा गया था, तो जिस जोन में रामाशीष कोइरी था, इस जोन की कमान डीएसपी दीपक वर्मा को सौंपी गई थी। और मित्रों, डीएसपी दीपक वर्मा बेहद तेज तर्रार और खतरनाक अफसर माने जाते थे। इसके बाद मित्रों, 19 जनवरी 1987 को दीपक वर्मा की टीम और रामाशीष कोइरी गैंग में मुठभेड़ अघौरा थाना क्षेत्र के सहीजन जंगल में हुई। यह मुठभेड़ काफी लंबी चली मित्रों, और इस मुठभेड़ में रामाशीष कोइरी तो बच गया, लेकिन इसका दाहिना हाथ कहा जाने वाला रामकृत मारा गया। दोस्तों, कहते हैं रामकृत की मौत से रामाशीष कोइरी को बहुत बड़ा झटका लगा था और रामकृत की मौत ने रामाशीष कोइरी को हिलाकर रख दिया था। रामकृत की मौत से रामाशीष पगला सा गया था और उसने पुलिस से बदला लेने की कसम खाई थी। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 22 जनवरी को रामाशीष रामकृत के गांव सांत्वना देने के लिए पहुंच गया। चूंकि यह खबर गांव वालों को पहले से ही थी कि दादा आने वाला है, तो सारा गांव रामाशीष कोइरी के सामने नतमस्तक हो गया। और उधर रामकृत की मौत से
गमजदा रामकृत का पूरा परिवार भी वहीं मौजूद था। तो सभी के सामने रामाशीष कोइरी ने खुद को मसीहा साबित करते हुए अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर दीपक वर्मा और अघौरा थाने के एसएचओ सच्चिदानंद पांडे सहित कई अन्य पुलिस वालों को नाम लेकर यह ऐलान किया कि मैं इनसे रामकृत की मौत का बदला अवश्य लूंगा। और एक ऐलान यह भी किया कि जो दीपक वर्मा को मेरे सामने लाएगा उसे 1 लाख का इनाम, और जो सच्चिदानंद पांडे को लाएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। आप कल्पना करिए मित्रों, सरकार ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था और ये एक डीएसपी और एक थाने के एसएचओ पर 1,50,000 का इनाम घोषित कर रहा था। और मित्रों, आशीष कोइरी ने यह भी एक ऐलान किया कि जिस दिन ये दोनों मेरी गिरफ्त में आ गए उस दिन मैं इनके शरीर के 80 टुकड़े करूंगा, क्योंकि खौफ पैदा करना ही इसका सबसे बड़ा काम था। और ये चाहता था कि पुलिस महकमा को ये पता चले कि रामाशीष कोइरी कितना क्रूर है। लेकिन मित्रों, बहादुर सिपाही ऐसी धमकियों से कभी डरते नहीं, और यह ऑपरेशन लगातार जारी रहा और चलता रहा। और फिर 8 जुलाई 1987 को रामाशीष को मार गिराया गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक जिले के एसपी साहब को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि रामाशीष कोइरी मौना गांव में छिपा हुआ है। इसके बाद एसपी साहब ने नासिरगंज के थानेदार एके सिंह को सूचना दी कि रामाशीष कोइरी मौना गांव में है, आप अपने पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचिए और मैं अतिरिक्त फोर्स भेज रहा हूं और साथ में मैं भी पूरे दल बल के साथ आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूं। और मित्रों, एसपी साहब ने एके सिंह साहब को यह भी कहा कि आप पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि मुठभेड़ की भी संभावना है। आज रामाशीष कोइरी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है। मित्रों, ये सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम निकल गई, एसपी साहब भी निकल गए। और पुलिस टीम जब मौना गांव से तुर्कबालिया के रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ी तो कुछ दूर पर बनी 2 झोपड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। पुलिस टीम ने पोजीशन लेकर जब इन लोगों को ललकारा तो झोपड़ियों से गोलियां चलने लगीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और जब यह गोलीबारी खत्म हुई मित्रों, तब पता चला कि रामाशीष कोइरी उसके 3 साथियों त्रिवेणी कहार, गौरी कहार और भोला के साथ ढेर हो चुका है और इसके कुछ अन्य साथी झोपड़ियों की आड़ लेकर फरार हो गए हैं। दोस्तों, ये दावा पुलिस ने किया था। अब अगर आज अखबार की रिपोर्ट की माने तो जब आज अखबार के रिपोर्टर वहां पहुंचे तो घटना स्थल पर दोनों तरफ से गोलीबारी के कोई सबूत नहीं मिले। वहां स्थानीय लोगों के मुताबिक भी पुलिस ही गोली चला रही थी, जबकि रामाशीष कोइरी की तरफ से किसी भी गोलीबारी की बात किसी ने नहीं बताई। और एक दूसरी बात पुलिस के दावे पर इसलिए शंका पैदा कर रही थी मित्रों, वो यह थी कि अगर रामाशीष कोइरी के अन्य साथी भागने में कामयाब रहे तो फिर रामाशीष कोइरी को तो सबसे पहले ही भाग जाना चाहिए था, क्योंकि वही सरगना था। सारे लोग पहले उसे ही निकालते। और पुलिस के दावे पर एक जो तीसरी शक हो रही थी वो ये कि ये घास फूस की झोपड़ियां थी मित्रों। अगर दोनों तरफ से इतनी गोलीबारी हुई होती तो इन झोपड़ियों में आग लग जानी चाहिए थी। लेकिन जब आज के रिपोर्टर वहां पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इससे भी बड़ी बात एक यह थी कि जब इन चारों के शवों को देखा गया तो इनके शरीर में जो गोलियां लगी थीं
वो सिर्फ छाती के आसपास ही लगी थी, जो मित्रों साफ साफ इस बात की शंका पैदा कर रही थी कि यह इनकाउंटर दूर से नहीं हुआ है, इन्हें नजदीक से ही गोली मारी गई। अब एक बात यह भी थी मित्रों के सुरक्षित पहाड़ों से नीचे आने पर जो एक शंका पैदा की जा रही थी कि रामाशीष कोइरी अपनी सुरक्षित स्थान से इस मैदानी एरिया में क्यों आया, तो उस पर पुलिस ने का कहना यह था कि वह एक नरसंहार को अंजाम देने के लिए आया था, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वह एक जमीनी विवाद की पंचायत करने आया था। और यही तर्क छांगुर दुसाद की मौत के बाद भी पुलिस ने दिया था कि वो एक जमीनी विवाद की पंचायत करने आया था। खैर मित्रों, सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह खबर सबके लिए सुकून देने वाली थी। एक बेहद खूंखार आतंकी का अंत हुआ था, रोहतास के 10 सम्राट का अंत हुआ था, और छांगुर दुसाद के बाद यह एक दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी। खैर मित्रों, रामाशीष कोइरी की मौत के बाद जब इसकी लाश 9 जुलाई को सासाराम पहुंचाई गई तो वहां हजारों लोगों की भीड़ लग गई। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, सबने पुलिस को बधाइयां दी। और मित्रों, अगर हिंदुस्तान रिपोर्ट की माने तो रामाशीष कोइरी की लाश देखने आए लोगों में से एक विधायक भी आए थे, जो रामाशीष कोइरी की लाश देखकर रो पड़े थे। और इस बात पर वहां इकट्ठी भीड़ ने काफी चुटकियां भी ली थी। तो मित्रों, यह थी रामाशीष कोइरी उर्फ दादा यानी रोहतास के 10 सम्राट की पूरी कहानी। अब इसे इसी के लोगों ने मारा या पुलिस ने, ये तो साफ न आज तक नहीं हो पाया है मित्रों, लेकिन एक दुर्दांत अपराधी के अंत की पूरी कहानी मैंने आपको क्रमशः सुनाई। मित्रों, 10 सम्राट रामाशीष उर्फ दादा की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे हौसला जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।